हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजित कुमार। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था वेक्टर ग्रुप क्वोशिएंट ग्रुप को डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपके पास वेक्टर ग्रुप है या फिर क्वोशिएंट ग्रुप है वो क्या बनता है। कुछ एक थ्योरम की थी, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जो हमारा काम है वेक्टर ग्रुप का उसको आगे तक लेकर जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, कुछ एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं फैक्टर ग्रुप के थ्रू। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वेरियस एग्जांपल के थ्रू कि हाँ फैक्टर ग्रुप या फिर क्वोशिएंट ग्रुप का आप कैसे डील करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। सपोज दैट मैंने क्या कर लिया, मान लिया मेरे पास क्या है, एक ग्रुप है जी, लेफ्ट जी मान लिया Z4 है और एक H ले लिया Z4, तो दैट इम्प्लाइज ये बात तो श्योर है कि इसके अंदर जो मेंबर है कौन कौन से गए, 0 1 2 3 एडिशन मोड लो 4। तो बच्चों मैंने क्या किया था, आपको ये बताया था कि Z4 के अंदर जो सब ग्रुप है किस टाइप के बनते हैं, कि जब Z4 के अंदर जो कोई भी सब ग्रुप बनता है, जो भी डिवाइजर बनता है 4 का, उससे कोरस्पॉन्डिंग चलना स्टार्ट कर दो और उससे क्या कर दो, जो हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बनता है उससे क्या कर दो, एक सब ग्रुप बनाओ, उसको जनरेट कर दो। तो मैंने क्या कर लिया कि 2 के थ्रू इसको जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, एक सब ग्रुप बनाया विच इज़ जनरेटेड बाई 2। अब देखो बच्चों, हमने ये बोल दिया कि एक सब ग्रुप लिया है H, किसका, Z4 का, किससे जनरेट है वो 2 से जनरेट है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो मेंबर है वो किस टाइप के जाते हैं, वो ये जाएंगे, एक तो 2 और एक जाएगा 4 बिहेव लाइक 0, तो दैट इम्प्लाइज इट इज़ नथिंग बट 0। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो H था बच्चों वो क्या बन चुका, वो ये बन चुका। एक तो ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, अब टारगेट तो मेरा दरअसल क्या है, जी मोड H को फाइंड आउट करना है। ये है मेरा टारगेट, तो कि क्या बनेगा, जो स्ट्रक्चर है किस चीज़ की आइसोमॉर्फिक बनती है। हालांकि आइसोमॉर्फिज्म हम इसको एक ही लाइन के अंदर बता सकते हैं कि हाँ ये जो स्ट्रक्चर है किस चीज़ की आइसोमॉर्फिक बनती है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जो हमारे पास Z4 है इट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, और एबिलियन ग्रुप के अंदर जो कोई भी सब ग्रुप बनता है वो हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जो H है, जो सब ग्रुप है Z4 का, वो हमारे पास कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका है, Z4 का। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जी मोड H है वो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से डिफाइंड होता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जी मोड H बोल दो या फिर Z4 मोड 2 से जनरेटेड सब ग्रुप बोल दो विच इज डिफाइंड। ये चीज थी। अब टारगेट मेरा क्या है, Z4 मोड 2 से जनरेटेड सब ग्रुप के अंदर कौन कौन से मेंबर जाते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। पहले Z4 मोड 2 से जनरेटेड है, इसके अंदर दरअसल हमारे पास क्या थे, सारे के सारे कोसेट जाएंगे A+2 से जनरेटेड सब ग्रुप सच दैट A बिलोंग्स टू Z4। मैंने जस्ट सिंपली डेफिनेशन अप्लाई की है जी मोड H की। अब A आपके पास कहाँ से लेना है, Z4 के अंदर से लेना है, और Z4 के अंदर कौन कौन से मेंबर थे, 4 मेंबर थे। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है बच्चों कि यहाँ से आप मेंबर उठाओ, पुट करना स्टार्ट कर दो, जो सेट बन के आएगा दिस वन इज नथिंग बट द क्वोशिएंट ग्रुप विच इज नथिंग बट Z4 मोड 2 से जनरेटेड सब ग्रुप, ये बन चुका। तो मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर से एक मेंबर उठाया, 0 उठाया। अब देखो बच्चों, 0 उठाते अगर Z4 के अंदर से कि इफ A इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज यहाँ से 0 + 2 से जनरेटेड सब ग्रुप इज नथिंग बट इट इज 2 से जनरेटेड सब ग्रुप। तो इसका मतलब इसके अंदर एक मेंबर तो हमारे पास क्या बनता है, 2 से जनरेटेड सब ग्रुप जाता है। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, यहाँ से एक उठाया, इफ A इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज यहाँ से 1 + 2 से जनरेटेड सब ग्रुप। अब देखो बच्चों, कैसे आप फाइंड आउट करते हो इस चीज़ को, इस कोसेट को कैसे बनाते हो कि जो 2 से जनरेटेड सब ग्रुप हमारे पास, उसके अंदर क्या कर दो, हर पोजीशन के अंदर हर एलिमेंट में क्या ऐड करना स्टार्ट कर दो, 1 ऐड करना स्टार्ट कर दो। तो इसका मतलब 0 के अंदर मैं 1 ऐड करता हूँ तो वो क्या बनता है, 1 बनता है, और 2 के अंदर मैं 1 ऐड करता हूँ तो कितना बनता है, 3। तो इसका मतलब जो कोसेट है हमारे पास क्या बन चुका, 1 और 3। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, यहाँ से 2 उठाया, इफ A इज इक्वल टू 2, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 2 + 2 से जनरेटेड सब ग्रुप। देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमने पहले भी इस थ्योरम को कर चुके हैं कि जब कभी भी सब ग्रुप के अंदर से कोई मेंबर उठाकर आप कोसेट तैयार करते हो तो वो जो कोसेट बन के आता है हमेशा ही सब ग्रुप का इक्वल बनता है। अब जो 2 है आपने कहाँ से उठाया है, जो 2 है यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 2 + 2 से जनरेटेड सब ग्रुप जो हमारे पास एक कोसेट है बच्चों, वो किसका इक्वल बनेगा, हमेशा इसी का इक्वल बनेगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, 2 से जनरेटेड सब ग्रुप।
सिमिलरली जो नेक्स्ट मेंबर था उसको उठाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट मेंबर हमारे पास क्या, 3 के कोरस्पॉन्डिंग कोसेट बना। इफ a इज इक्वल टू 3 तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 3 + 2 से जनरेटेड सब ग्रुप। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो कोसेट बनता है उस पर आते हैं कि 2 से जनरेटेड जो सब ग्रुप है उसके हर एलिमेंट में क्या ऐड करना स्टार्ट कर दो, 3 ऐड करना स्टार्ट कर दो। 0 + 3 ऐड किया, 0 में +3 किया तो क्या बन चुका 3। तो इसका मतलब जो कोसेट है एक तो 3 एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट, और यहाँ से 3 + 2 5 और 4 से रिड्यूस कर दिया तो रिमाइंडर बनता है 1। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा मेंबर आ चुका, ये आ चुका। अब एक बात बताओ बच्चों, 3 + 2 से जनरेटेड और ये 1 + 2 से जनरेटेड बोथ सेट आर इक्वल। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 + 2 से जनरेटेड सब ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ से डिस्टिंक्ट कोसेट हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, एक तो ये बनता है और एक ये बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट कोसेट बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से Z4 मोड 2 से जनरेटेड सब ग्रुप हमारे पास बेसिकली क्या बन के आया यहाँ से, वो ये बन चुका है। जस्ट सिंपली एक तो ये है मेमोरीज के अंदर और नेक्स्ट कौन सा है वो ये है, एक तो ये चीज़ थी। देखो बच्चों जो हमारे पास G mod H है जो फाइंड आउट करने का तरीका है, इसको 2 तरीकों से फाइंड आउट करेंगे फिलहाल। तो एक तो ये तरीका हमारे पास है, एक वे ये इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आप बना सकते हो। सेकेंडली आइसोमॉर्फिज्म पर बात आती है तो इजीली आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे करेंगे उस पर आते हैं। तो वो जो हमारे पास क्या बन चुका है Z4 mod 2 से जनरेटेड सब ग्रुप, इसके अंदर जो ये क्वोशिएंट ग्रुप बना है उसके अंदर सिर्फ ये 2 मेंबर है। अब आते हैं इस चीज़ पर आते हैं कि जो ये Z4 mod 2 से जनरेटेड जो सब ग्रुप बना है आपने, जो कोसेट बना, जो ये क्वोशिएंट ग्रुप बना है वो किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक बनता है। तो वो जो इसके अंदर कितने मेंबर है, दरअसल 2 ही मेंबर है। तो इसका मतलब क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर आपके पास 2 मेंबर प्रेजेंट थे। अब आपको याद हो तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो ये ग्रुप है साइकिल, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो दैट इंप्लाइज इट्स बिकम ए साइक्लिक ग्रुप एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो यहाँ से Z4 mod 2 से जनरेटेड सब ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। एक तो ये चीज़ थी। आप एक तो इस वे के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते थे। सेकेंडली अब क्या करते हैं, दूसरे वे के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बनाने बताता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों जो आपके पास Z4 mod H, सिंपली ऐसे ही बोल सकता हूं मैं इसको, इसका अगर मैं ऑर्डर फाइंड आउट करूं, ऑर्डर ऑफ Z4 mod H, आपको अगर याद हो तो आपको चीज़ भी बताई थी मैंने, उसका छोटा सा प्रूफ भी दिया था। तो इसका ऑर्डर दरअसल किस चीज़ को इक्वल बनता है, ऑर्डर ऑफ Z4 अपॉन ऑर्डर ऑफ H। अब Z4 का ऑर्डर कितना हमारे पास 4 है और H का ऑर्डर कितना है 2 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका 4/2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ से बन चुका कि Z4 mod H का जो ऑर्डर है वो बन चुका 2। एक तो ये चीज़ थी। देखो बच्चों कल ही एक थ्योरम की थी कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके इसके अंदर अगर आप क्वोशिएंट ग्रुप बनाते हो तो हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। तो इसका मतलब Z4 तो आपके पास क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है। इसका मतलब ये साइक्लिक है, तो इसका मतलब जो क्वोशिएंट ग्रुप आपने बनाया है पूरा का पूरा ये भी क्या बनेगा, एक साइक्लिक ग्रुप ही बनेगा, लास्ट टाइम जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से फिर से वही बात की, आइसोमॉर्फिक इसके बन चुका है 2 ऑर्डर का ग्रुप, इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो यहाँ से बच्चों आपके पास 2 डिस्टिंक्ट वे थे, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। नाउ कम टू द पॉइंट, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हमारा जो काम है क्वोशिएंट ग्रुप का और आगे तक लेकर जाते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, अब एक और ग्रुप लिया, लेट G इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z2। अब Z2 क्रॉस Z2 के अंदर जो मेंबर है वो किस टाइप के थे, वो ये थे कि 0 0 1 0 0 1 और 1 1। जस्ट सिंपली ये 4 ही मेंबर थे कि इसके अंदर Z2 क्रॉस Z2 के अंदर। अब देखो जो मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर से एक मेंबर उठाया, मैंने उठा लिया 1 0 ही उठा लिया, चलो 0 1 उठा लिया, लेट
01 एक मेंबर उठाया मैंने Z2 क्रॉस Z2 के अंदर से। अब इस एलिमेंट की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, एक सब ग्रुप जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। लेट H विच इज जनरेटेड बाई 01, ये चीज़ है। अब 01 से जनरेटेड है तो इसका मतलब अब देखते हैं ये किस टाइप के मेंबर अपने अंदर कंटेन करता है। तो इसके अंदर जो मेंबर जाएंगे वो कौन कौन से जाएंगे, एक तो 01 इटसेल्फ है, और सेकंड मेंबर क्या है कि अगर इसको एक बार और रिपीट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है 0 + 2 बनेगा, और सेकंड पोजीशन पर जो 2 है वो 2 से रिड्यूस करते हैं तो रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये था। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 0 0 और 0 1, ये चीज़ थी। तो इसका मतलब ये तो आपके पास क्या एक ग्रुप है, और ये आपके पास क्या सब ग्रुप है, किसका है, Z2 क्रॉस Z2 का है। अब टारगेट मेरा तो दरअसल ये है कि क्वोशिएंट ग्रुप फाइंड आउट करना है, वो क्या बनता है, किस टाइप का बनता है। टारगेट मेरा ये है कि Z2 क्रॉस Z2 मोड 01 से जनरेटेड सब ग्रुप जो आपने क्वोशिएंट ग्रुप बनाया है वो किस चीज़ के आइसोमॉर्फिक बनता है, ये चीज़ है। देखो बच्चों फिर से वही बात है, आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आप आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग भी चल सकते थे, और सेकेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लूप होल है, बेसिक कंसेप्ट है जो अभी मैंने बताया था, उसे कोरस्पॉन्डिंग भी बना सकते हो। फिलहाल मैं जस्ट सिंपली आपको समझाता हूँ कैसे बनता है ये। देखो जो क्वोशिएंट ग्रुप था वो बेसिकली आपके पास कैसे बनता था इससे जनरेटेड, वो ये है कि Z2 क्रॉस Z2 मोड H, इसके अंदर मेंबर कौन कौन से जाएंगे, वो ये है A + H टाइप के, सच दैट A बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z2, ये मेंबर है। सिंपली आपके पास A कहाँ से है, Z2 क्रॉस Z2 के अंदर से, और Z2 क्रॉस Z2 के अंदर कितने मेंबर है, 4 मेंबर है। तो इसका मतलब यहाँ से 4 मेंबर उठाओ, कोसेट बनाने स्टार्ट कर दो, और जो कोसेट बन के आएगा, जो सेट बन के आएगा, वो आपके पास क्या बनेगा, क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा। तो मैंने फर्स्टली क्या कर लिया, A को क्या ले लिया, यहाँ से 0 ही ले लिया। लेट A = 0 0, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कोसेट क्या बनेगा, 0 + H इज नथिंग बट H। तो इसका मतलब इसके अंदर सिंपली एक मेंबर तो मुझे मिल चुका, वो है H। सेकंड मेंबर पर और आते हैं। सेकंड मेंबर मैंने क्या उठा लिया, अगर A की वैल्यू मेरे पास क्या हो, ये हो, इफ A = 1 0, तो उस केस के अंदर जो कोसेट है वो क्या बन चुका, वो ये है कि 1 0 + H। अब देखो बच्चों H आपके पास क्या था, ये सब ग्रुप था कि इस मेंबर के अंदर इस मेंबर को इस सब ग्रुप के हर मेंबर में ऐड करना स्टार्ट कर दो। कौन सा मेंबर बन के आता है, वो ये। इसको इसमें ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये बन चुका 1 1। अब इसको इसके अंदर ऐड करता हूँ तो वो क्या बन चुका, ये 1 0। इसका मतलब एक ये कोसेट है। अब ये दोनों क्या आपके पास डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये कि 1 0 + H। नेक्स्ट पर आते हैं। अब सिमिलरली अगर A की वैल्यू मेरे पास क्या हो, अगर ये बनती हो, इफ A = दिस 0 1, तो उस केस के अंदर बच्चों जो कोसेट बन के आता है वो ये है। देखो बच्चों ये आपके पास क्या है, जस्ट एक मेंबर है, किसका है, सब ग्रुप का है। फिर से वही बात, जब कभी भी आप सब ग्रुप के अंदर से मेंबर के कोरस्पोंडिंग आप कोसेट तैयार करते हो तो वो कोसेट आपके पास उस सब ग्रुप के इक्वल ही बनता है। तो इसका मतलब जो ये कोसेट है आपके पास सिंपली H के इक्वल बनता है। अब H आप ऑलरेडी ले चुके, तो इसका मतलब इसको हटा भी सकते थे, नेग्लिजिबल भी बना सकते थे। अगर A की वैल्यू मेरे पास क्या हो, 1 1 हो, तो उस केस के अंदर आपके पास जो कोसेट है वो क्या बनता है, वो ये है, इफ A = 1 1, तो दैट इंप्लाइज जो कोसेट है बच्चों वो ये बनेगा। 1 1 क्या करना, अब H के हर मेंबर के अंदर ये एलिमेंट को ऐड करना स्टार्ट कर दो। आपके पास H क्या था, वो ये था, इसके अंदर ऐड करता हूँ तो ये बन चुका 1, और सेकंड पोजीशन बनेगी 1 + 1 2, और 2 से रिड्यूस कर दोगे तो रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट पोजीशन है इसकी वो ये है। सिमिलरली अगर 1 1 को मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ तो क्या बनता है मेरे पास, वो ये है। अब एक बात बताओ बच्चों, जो आपके पास ये कोसेट और ये कोसेट दोनों बराबर है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से सिंपली इसको भी हटा सकते थे आप। इसका मतलब जो आपके पास ये है Z2 क्रॉस Z2 मोड H, आपके पास इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही मेंबर जाते हैं। एक तो ये चीज़ थी। अब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 2 है। फिर से वही बात, एनी ग्रुप ऑफ
prime order is always cyclic and it is isomorphic to ZP, तो दैट इम्प्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो इस टाइप से बच्चों जो ये छोटा सा क्वेश्चन था इसको आप इस टाइप से बना सकते थे। दूसरा फिर से वही तरीका हमारे पास ऑर्डर कोरस्पॉन्डिंग भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। ऑर्डर कोरस्पॉन्डिंग कैसे बनेगा ये इस टाइप से, सिंस ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z2 मोड 0 1 या फिर H ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z2 मोड H, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z2 अपॉन ऑर्डर ऑफ H। अब Z2 क्रॉस Z2 का ऑर्डर हमारे पास कितना था, 4 था, और H का ऑर्डर कितना था, 2 था। तो यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो वैल्यू क्या बन चुकी है, वो 2 बन चुकी है। तो इसका मतलब जो क्वोशिएंट ग्रुप है हमारे पास ये, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। फिर से वही बात, एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू ZP, दैट इम्प्लाइज यहाँ से Z2 क्रॉस Z2 मोड H इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। आपको 2 डिफरेंट वे से आपको बता दिया, इस टाइप से आप बना सकते थे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आज की जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है अब स्टार्ट होती है। वो थ्योरम दरअसल क्या है, वो ये है, कई बार CSIR नेट के अंदर भी या फिर कोई अनदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी एप्लीकेशन के थ्रू क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इनफैक्ट IIT JAM के अंदर भी जब आप PhD का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, इनफैक्ट हायर मैथमेटिक्स के अंदर जब कोई भी अलजेब्रा पूछा जाता है तो यहाँ से इस थ्योरम पर बेस्ड कई बार देखा गया क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। थ्योरम क्या है, वो ये है, if G mod H ZG is cyclic then G is abelian, देखो बच्चों जो हमारे पास ये थ्योरम है इट इज सो इम्पोर्टेंट। कई बार ये देखा गया है कि इस थ्योरम पर बेस्ड IIT JAM के अंदर भी, कई बार PhD के अंदर भी, और इनफैक्ट अनदर जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी इस पर रिजल्ट पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट नेट के अंदर भी कई बार आते हैं। कोई भी हायर मैथमेटिक्स का जब कंपटीशन एग्जाम आता है तो कई बार देखा गया कि मेनली इस रिजल्ट पर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो बच्चों जो ये थ्योरम है इट इज सो इम्पोर्टेंट, इसका जो प्रूफ है कैसे बनाते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों आपके पास जो गिवन डाटा क्या है वो ये है कि G mod ZG आपके पास कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, और आपको प्रूव क्या करना है, G को एबिलियन शो करना है। अब G mod ZG के अंदर जो दरअसल मेंबर है वो आपके पास किस टाइप से जाते हैं उस पर आते हैं। देखो बच्चों फर्स्टली आपके पास क्या है, यहाँ पर एक G ग्रुप है, ZG आपके पास क्या सेंटर है, किसका है, G का है। तो फर्स्टली मैं डाटा के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट G बी ए ग्रुप and ZG be the center of G, देखो बच्चों आपको यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है G mod ZG डिफाइन किया गया है, और आपको ये पता है कि जो सेंटर हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है किसका, G का। तो इसका मतलब ये है कि जो नेसेसरी कंडीशन थी क्वोशिएंट ग्रुप के डिफाइन होने की वो भी सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब यहाँ से G mod ZG is defined since ZG be the normal subgroup of G, क्योंकि जो ZG है जो सेंटर है G का वो क्या बनता है, हमेशा नॉर्मल सबग्रुप बनता है G का। अब G mod ZG के अंदर जो मेंबर है किस फॉर्म के है, वो इस टाइप के है। सिंस G mod ZG इसके अंदर मेंबर क्या है आपके पास, कोसेट आएंगे सारे के सारे जो Z mod सेंटर ऑफ G के कोरस्पॉन्डिंग बनाए गए थे। तो इसका मतलब जो मेंबर है किस फॉर्म के है, वो सारे के सारे A डैश इंटू ZG टाइप के, सच दैट A डैश इज द मेंबर ऑफ G। तो सिंपली डेफिनेशन ही अप्लाई की है। अब देखो बच्चों आपको जो गिवन क्या था कि G mod ZG आपके पास कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। तो दैट इंप्लाइज सिंस दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप कि जो आपके पास G mod ZG है कम से कम एक मेंबर से तो जरूर जनरेट है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A into ZG belongs to G mod ZG such that
जी मोड जेड जी इज जनरेटेड बाई ए इंटू जेड जी, ये चीज़ थी। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो आपके पास जी मोड जेड जी साइक्लिक होने की वजह से, तो इसका मतलब एक कम से कम एक ऐसा मेंबर आपको जरूर मिलना है। वो मैंने क्या कर लिया, मान लिया ए इंटू जेड जी टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर जो कोई भी मेंबर है वो आपके पास किस फॉर्म का है, इसी फॉर्म का है। तो इसका मतलब इस फॉर्म के होने की वजह से जो आपके पास जी मोड जेड जी है किस टाइप से जनरेट होगा, वो इस टाइप से लिख सकते हो आप उसको। अब मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर से दो डिस्टिंक्ट मेंबर ले लिए। लेट x इंटू जेड जी बिलोंग्स टू जी मोड जेड जी। अब देखो बच्चों, x इंटू जेड जी है आपके पास, किसके अंदर है, जी मोड जेड जी के अंदर प्रेजेंट है। मतलब जो एक कोसेट है किसके अंदर है, जी मोड जेड जी के अंदर प्रेजेंट है। अब जी मोड जेड जी किससे जनरेट है, इस मेंबर से जनरेट है। तो इसका मतलब जो ये मेंबर है किसकी हेल्प से लिख सकते हो, इसका मतलब x इंटू सेंटर ऑफ जी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस मेंबर को x इंटू सेंटर ऑफ जी की हेल्प से, मतलब इस मेंबर को आप इसकी हेल्प से लिख सकते हो। दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो ये मेंबर है किस फॉर्म का बन चुका है, इस फॉर्म का, कि x इंटू जेड जी इज इक्वल टू a इंटू जेड जी की पावर n। आपको अगर याद है तो बच्चों, जो डेफिनेशन थी कोसेट की, जो प्रॉपर्टी थी, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ये मेंबर है किसके इक्वल बनता है, ये इसके इक्वल बन चुका कि a की पावर n इंटू जेड जी। एक तो ये चीज़ है। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, दूसरा मेंबर उठा लिया, लेट y इंटू जेड जी विद द मेंबर ऑफ जी मोड जेड जी। सिमिलरली फिर से वही बात कि y इंटू जेड जी है, किसके हेल्प से लिख सकते हो आप इसको, a इंटू जेड जी की हेल्प से। सिमिलरली उसी प्रोसीजर के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से a इंटू जेड जी इज इक्वल टू a इंटू जेड जी की पावर m एंड इट इज इक्वल टू a की पावर m इंटू सेंटर ऑफ जी। ये चीज़ थी। अब इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करता हूँ बच्चों। मैंने क्या कर लिया, देखो बच्चों, आपके पास जो ये सिचुएशन थी वो ये गिवन थी कि जी मोड जेड जी के अंदर तो दरअसल मेंबर थे वो किस फॉर्म के थे, इस फॉर्म के थे, जहाँ पर जो ये फर्स्ट मेंबर है किसका मेंबर है, जी का मेंबर है। अब सिमिलरली यहाँ से इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो x किसका मेंबर है, जी का मेंबर है, y किसका मेंबर है, जी का मेंबर है। सिंस x belongs to G and also y belongs to G, तो यहाँ से ये चीज़ बन चुका कि x को मैं किस फॉर्म का बना सकता हूँ, इस टाइप से लिख दिया कि x इंटू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मेंबर किसके अंदर प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ G के अंदर प्रेजेंट है। दैट इम्प्लाइज इट्स बिलोंग्स टू x इंटू जेड जी, इस टाइप का बनेगा ये। अब x इंटू जेड जी है आपके पास किस फॉर्म का है, ये x इंटू जेड जी आपके पास a की पावर n इंटू जेड जी टाइप का है। तो दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू a की पावर n इंटू जेड जी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो x है किसके अंदर बिलोंग कर चुका है, a की पावर n इंटू सेंटर ऑफ जेड जी के इक्वल। x बिलोंग्स टू a की पावर n इंटू जेड जी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो x है वो बन चुका है a की पावर n इंटू z1 टाइप का, जहाँ पर z1 किसका मेंबर है, सेंटर ऑफ g का, सच दैट z1 बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ g। सिमिलरली जो आपके पास y है वो किस फॉर्म का बनेगा, इस फॉर्म का, y इज इक्वल टू a की पावर m इंटू z2 टाइप का, सच दैट z2 इज द मेंबर ऑफ सेंटर ऑफ g। ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, x और y आपके पास किसके मेंबर थे, जी के आर्बिट्री मेंबर थे। आपने फॉर्मेट बना दिया, किस फॉर्म का बनेगा वो, x तो आपके पास हमेशा इस फॉर्म का बनेगा और y आपके पास इस फॉर्म का बनेगा। अब आपको तो जी को एबिलियन शो करना है। जी को तो एबिलियन आप तभी शो कर सकते हो अगर इस जी के हर मेंबर को म्यूट करते हो। अब ये दो तो आर्बिट्री मेंबर थे, अगर मैं इन दोनों को कम्यूट करवा देता हूँ तो दैट इम्प्लाइज बाय द सिंपल प्रॉपर्टी कि जो जी है उसके हर मेंबर क्या कर जाएंगे, यहाँ से कम्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। दैट इम्प्लाइज यहाँ से x इंटू वाई, इसकी वैल्यू क्या बनती है, x की वैल्यू पुट कर दी a की पावर n इंटू z1 और y की वैल्यू भी पुट कर दी a की पावर m इंटू z2। बाय द एसोसिएटिविटी
ए की पावर n इंटू Z1 इंटू ए की पावर m इंटू Z2। अब देखो बच्चों Z1 किसका मेंबर है, सेंटर का मेंबर है, तो दैट इंप्लाइज इट्स कोम्यूट विद द एवरी मेंबर ऑफ G, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बन चुका है कि ए की पावर n इंटू ए की पावर m इंटू Z1 इंटू Z2। अब a की पावर n इंटू ए की पावर m है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर n प्लस m इंटू Z1 इंटू Z2, और इसको कैसे लिख दिया, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू Z1 इंटू Z2। फिर से वही बात कि a की पावर m इंटू Z1 इंटू ए की पावर n इंटू Z2। अब देखो बच्चों a की पावर m है आपके पास इंटू Z2 है, यहाँ से फिर से वही रेसिप्रोक इसका कोमुटेटिविटी का यूज़ कर लिया यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ से क्या बन जाएगी, वो ये है कि a की पावर m इंटू Z1 इंटू Z2 इंटू ए की पावर n, और यहाँ से a की पावर m इंटू Z2 इंटू Z1 इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू Z2 इंटू ए की पावर n इंटू Z1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या थी y, और इसकी वैल्यू क्या थी x। इसका मतलब ये बच्चों कि x इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास क्या बन चुकी, y इंटू एक्स बन चुकी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू G, तो दैट इम्प्लाइज G बिकम द एबिलियन ग्रुप। तो इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा प्रूफ था इस थ्योरम का, सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो आपको ये थ्योरम का प्रूफ बताया जाता है उससे क्या होता है बच्चों, चीज़ों का जो कंसेप्ट है किस टाइप से काम करता है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी रिजल्ट है कैसे काम करता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे बनती है, तो प्रूफ से ही क्लियर होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। एक और थ्योरम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ पर आते हैं। कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन जो थ्योरम है पूछी गई है वो ये है, देखो जो सिंपली थ्योरम है मेरे पास वो क्या बनती है, वो ये है कि दरअसल जो थ्योरम है बच्चों वो क्या है, वो ये है कि लेट G बी ए ग्रुप, लेट G बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज P इंटू क्या हो। इनफैक्ट G हमारे पास क्या, नॉन एबिलियन ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप। सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज P इंटू क्या हो, जहाँ पर P और क्या है, प्राइम नंबर है, वेयर P एंड क्या हो, आर डिस्टिंक्ट प्राइम, देन सेंटर ऑफ G इज 1, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G इज 1। देखो बच्चों जो थ्योरम है वो क्या बोलते हैं, वो ये है कि मान लिया कोई ग्रुप है मेरे पास, कैसा है, नॉन एबिलियन है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नॉन एबिलियन की है, कि अगर कोई ग्रुप है कैसा है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो उस केस के अंदर अगर उसका ऑर्डर क्या हो, P इंटू क्या हो, जहाँ पर P और क्या हो क्या है मेरे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो थ्योरम ये बोलती है कि जो सेंटर है G का उसका ऑर्डर हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो वो तो इसका जो प्रूफ आप इजीली बना सकते हो। कैसे करेंगे इसका प्रूफ, वो ये कर लिया। देखो बच्चों ग्रुप आपको पास कैसा गिवन है, नॉन एबिलियन, सिंस G इज नॉन एबिलियन। G मेरे पास कैसा है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। अब हमें ये पता जो कमेंट करना है, मुझे सेंटर पर कमेंट करना है, ऑर्डर ऑफ सेंटर पर कमेंट करना है। अब सेंटर ऑफ G है वो आपके पास क्या बनता है, सब ग्रुप है G का। बाय द लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, बिकॉज जो सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा हो, आपके पास फाइनाइट हो, तो दैट इंप्लाइज बाय द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ ZG डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो इसका ऑर्डर ऑफ G आपको पास कैसा गिवन है, P इंटू क्या हुआ है, तो यहाँ से क्या बन चुका है कि ऑर्डर ऑफ ZG डिवाइड करेगा P इंटू क्या को, जहाँ पर P और क्या हुआ आपके पास क्या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो इसका डिवाइजर फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है
सेंटर ऑफ जी की, तो दैट इम्प्लाइज सेंटर ऑफ जी की जो पॉसिबिलिटी ऑर्डर की या तो 1 है या फिर p है या फिर q है या फिर p इंटू क्यू है। अब इन केस को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। अब टारगेट तो मेरा क्या है, ये प्रूव करना है कि जो सेंटर का ऑर्डर हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब सेंटर का ऑर्डर 1 तभी बनेगा अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा केस है कि जो सेंटर ऑफ जी है उसका ऑर्डर ना ही तो p हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है, ना ही p इंटू क्या हो सकता। अगर इसको मैं डिस्कार्ड्स कर देता हूँ तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है इजीली कि जो सेंटर ऑफ जी है हमेशा क्या बनता है, उसका ऑर्डर 1 बनेगा। इसी के कोरस्पॉन्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। इफ ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी is p into q and also it is given that order of g is p into q, तो that implies यहाँ से g is equal to zg, तो that implies g is abelian, which is not possible because ग्रुप आपके पास कैसा गिवन है, यहाँ से नॉन एबिलियन गिवन है। तो इसका मतलब ये हो चुका कि अगर आप सेंटर को p इंटू क्या ऑर्डर का मानते हो तो उस केस के अंदर जो g है वो zg के इक्वल बन जाता है। अब हमें तो ये पता है कि जो zg है, जो सेंटर ऑफ g हमेशा क्या बनता है, एबिलियन सब ग्रुप है g का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये एबिलियन, तो दैट इम्प्लाइज जैसे g एबिलियन, तो यहाँ से g एबिलियन बन चुका। बट आपको क्या गिवन था, g आपके पास कैसा नॉन एबिलियन है। तो इसका मतलब ये हो चुका कि जब कभी भी नॉन एबिलियन ग्रुप गिवन हो और उसका ऑर्डर p इंटू क्या हो तो उस केस के अंदर जो सेंटर का ऑर्डर है कभी भी p इंटू क्या कभी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब जो ये पॉसिबिलिटी थी ये तो यहाँ से क्या हो चुकी, रिजेक्ट हो चुकी। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, मान लिया अब कि जो सेंटर का ऑर्डर है वो अगर क्या हो तो उस केस के अंदर क्या सिचुएशन बनती है। अब इस पर आते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ zg, इफ ऑर्डर ऑफ zg इज q, तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। देखो बच्चों, आपको ये पता है कि g का ऑर्डर कितना, p इंटू क्या है, और सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर कितना है, क्या है, आप ये लेकर चले हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैंने क्या कर लिया, क्यूसेंट ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। क्यूसेंट ग्रुप का ऑर्डर कितना बनेगा, यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ zg। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, यहाँ से p इंटू क्या है जो गिवन है, और सेंटर का ऑर्डर कितना ले रखा आपने, यहाँ से क्या हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से g मोड zg का ऑर्डर कितना बन चुका है, यहाँ से p बन चुका, और p आपके पास कैसा गिवन था, प्राइम नंबर था। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो g मोड zg है आपके पास क्या है, ये एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, प्राइम है। अब एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू zp, तो दैट इम्प्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू zp। अब zp मेरे पास कैसा ग्रुप है, साइक्लिक है। तो यहाँ से क्या बन चुका कि g मोड zg साइक्लिक, तो दैट इम्प्लाइज g मोड zg इज ए साइक्लिक ग्रुप। अभी जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है कि जब कभी भी g मोड zg आपके पास साइक्लिक ग्रुप बनता है तो उस केस के अंदर जो आपके पास g है उसको क्या बनना पड़ेगा, एबिलियन। तो यहाँ से क्या बन चुका कि g इज एबिलियन। बट आपको क्या गिवन थी सिचुएशन यहाँ से कि g आपको नॉन एबिलियन गिवन था। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि ये केस भी फिर से पॉसिबल नहीं हो सकता, विच इज़ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कब है, जब हमने ये माना कि सेंटर का ऑर्डर अगर मेरे पास कितना हो क्या हो। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉसिबिलिटी है सेंटर के ऑर्डर के होने की वो क्या नहीं बन सकती कभी भी। सिमिलरली जो नेक्स्ट केस है उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। अगर सेंटर का ऑर्डर मेरे पास कितना बनता हो, p बनता हो, प्राइम बनता हो, तो उस केस में देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इफ ऑर्डर ऑफ zg इज p, दैट इम्प्लाइज यहाँ से g मोड zg का ऑर्डर फिर से फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया मैंने। क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ zg। फिर से वही चीज़, ऑर्डर ऑफ g का ऑर्डर कितना है, p इंटू क्या, और सेंटर का ऑर्डर आपने क्या मानना है, p मानना है। तो यहाँ से क्या बन चुका, क्या बन चुका। अब क्या आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ से g मोड zg है, इसका ऑर्डर कितना बन चुका, एक प्राइम नंबर बन चुका। तो यहाँ से जो ये ग्रुप है g मोड zg क्या बन चुका, साइक्लिक बन चुका, और कितने ऑर्डर का, क्या ऑर्डर का। तो यहाँ से क्या बन चुका ये चीज़ कि g मोड zg इज आइसोमॉर्फिक टू zq, और zq मेरे पास कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। तो यहाँ से g मोड zg बिकम ए साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप है तो अभी जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग
कि जी मोड जेड जी जब कभी भी साइक्लिक बनता है तो जी को क्या बनना पड़ेगा, एबिलियन। तो यहाँ से जी इज बिकम एबिलियन ग्रुप। बट आपको क्या गिवन था, जी नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब ये है कि ये केस भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कंट्राडिक्शन का भाई, कंट्राडिक्शन तो तब भाई जब मैंने ये माना है कि जो सेंटर है उसका ऑर्डर मेरे पास कितना है, प्राइम नंबर है, पी है। इसका मतलब ये केस पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब कभी भी कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी इंटू क्या है, जहाँ पर पी और क्या आपके पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो सेंटर का ऑर्डर हमेशा क्या बनता है, यहाँ से 1 ही बनेगा। तो इस टाइप से बच्चे की छोटी सी बेसिक सी थ्योरम थी, प्रीवियस थ्योरम के कोरस्पोंडिंग इसका मेनली प्रूफ है वो डिपेंड करता था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था IIT जैम के अंदर आया था क्वेश्चन। तो सर वो क्वेश्चन क्या था, वो ये था, क्वेश्चन 10 लिए था कि लेट G is equal to D4 and H is equal to center of D4, then G mod H is isomorphic to what? एक जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, एग्जाम के अंदर एक बार पूछा गया था, IIT जैम के अंदर आया था। ये क्वेश्चन ये है कि जी आपके पास क्या एक ग्रुप है, क्या आपके पास D4 है। D4 का ऑर्डर दरअसल कितना आपके पास, यहाँ से 8 है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो ये प्रूफ क्वेश्चन है इसका प्रूफ सो इजी। कैसे बनाएंगे इसको, ये है आपको जो G है वो क्या गिवन है, D4 गिवन है। H आपको पास क्या गिवन है, सेंटर ऑफ D4 गिवन है। तो G मोड H यहाँ से क्या बन चुका कि D4 मोड सेंटर ऑफ D4 ये। अब देखो बच्चों, हमें तो ये पता है कि जो ऑर्डर है D4 का या फिर G का, यहाँ से ऑर्डर कितना बनता है, वो 8 है। सिंस ऑर्डर ऑफ D4 इज 8 एंड ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ D4 इज 2, ये पता है। तो यहाँ से आपके पास क्या सिचुएशन बनती है, वो ये है कि ऑर्डर ऑफ D4 मोड सेंटर ऑफ D4, इसका ऑर्डर आपके पास कितना बनता है, ऑर्डर ऑफ D4 अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ D4, ये चीज़ है। अब D4 आपके पास कितना ऑर्डर है, इसका 8, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। इसका ऑर्डर कितना बन चुका है, 4 बन चुका है। तो इसका मतलब D4 मोड सेंटर ऑफ D4 है, इसका ऑर्डर कितना आपके पास, 4 है। अब 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, 2 ही पॉसिबिलिटी रखता है यहाँ से, D4 मोड सेंटर ऑफ D4 या तो आइसोमॉर्फिक बनेगा Z2 क्रॉस Z2 के, या फिर आइसोमॉर्फिक बनेगा Z4 के। अब देखो बच्चों, अगर D4 मोड सेंटर ऑफ D4 है, आइसोमॉर्फिक Z4 के बनता है इफ D4 mode center of D4 is isomorphic to Z4, then D4 mode center of D4 is become a cyclic group। अब फिर से वही बात, अब जब कभी भी G mod ZG साइक्लिक बन जाता है तो उस केस के अंदर G को क्या बनना पड़ता है, एबिलियन। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से D4 क्या बन चुका, इज द एबिलियन ग्रुप। बट हमें तो ये पता है कि D4 आपके पास कैसा ग्रुप है, नॉन एबिलियन है। तो इसका मतलब ये चीज है बच्चों कि जो D4 मोड सेंटर ऑफ D4 है, आइसोमॉर्फिक किसके नहीं बनता, Z4 के नहीं बनता। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि D4 मोड सेंटर ऑफ D4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। इस टाइप से बच्चों जो ये क्वेश्चन था, जिसका जो आंसर है ये किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक बनता है, ये बनेगा Z2 क्रॉस Z2 के। इस टाइप से बच्चों आप इसको इजीली कर सकते थे। एक छोटा से कुछ एक्सरसाइज के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं।
देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, लेट जी बी ए ग्रुप एंड जेड जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो जी mod जेड जी है किस चीज के आइसोमॉर्फिक बनता है। फर्स्टली अगर जी आपके पास क्या हो, ये हो, फर्स्ट इफ जी इज इक्वल टू क्या, 4। सेकेंड इफ जी इज इक्वल टू D6। थर्ड इफ जी इज इक्वल टू S3, तो अभी आपने किया नहीं, D3। फोर्थ इफ जी इज इक्वल टू Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस D3। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि इफ G इज इक्वल टू D5। तो सिंपली बच्चों ये 5 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं, कैसे आपको बनाना है, कैसे काम करना है। जस्ट सिंपली वही चीज़ जो आपको बताई है उसके कोरस्पॉन्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।